फॉलोइंग इज अ 2 सब पीरियड्स ट्री ऑफ 6 मंथ ईच फॉर द शेयर ऑफ CAB लिमिटेड। तो CAB लिमिटेड का यहाँ पे एक बाइनोमियल ट्री दे रखा है। ये जो बाइनोमियल ट्री है ना, इसमें 2 सब पीरियड आपको मिलेंगे। एक सब पीरियड 6 महीने का है, यानी इस तरीके से 2 सब पीरियड मतलब 1 साल हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो स्पॉट में जो अभी जो शेयर की वैल्यू चल रही है CAB लिमिटेड की, वो 30 रुपीज़ की चल रही है। तो ये 30 क्या है, ये करंट वैल्यू यानी स्पॉट वैल्यू है CAB लिमिटेड के शेयर की। अब 6 महीने बाद इसकी जो वैल्यू है या तो 33 हो सकती है या फिर 27 हो सकती है। अगर 6 महीने बाद इसकी वैल्यू 33 हो जाती है तो नेक्स्ट 6 महीने में ये प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वैल्यू या तो 36.3 हो जाएगी या फिर 29.7 हो जाएगी। लेकिन अगर 33 नहीं होती है अगले 6 महीने में और इसकी वैल्यू 33 ना होकर के कितनी होती है, 27 हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट 6 महीने में इसकी वैल्यू या तो 29.7 हो सकती है या फिर 24.3 हो सकती है। यानी अभी इसकी वैल्यू कितनी है, 30, और 1 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो 3 हो सकती है, या तो 36.3 हो सकती है या फिर 29.7 हो सकती है या फिर 24.3 हो सकती है। तो ये हमारा बाइनोमियल ट्री हो गया। इसमें 2 सब पीरियड हो गए 6-6 महीने के। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है इसने। कह रहा है कि यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल कैलकुलेट द करंट फेयर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर कॉल ऑप्शन ऑन CAB स्टॉक विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्स इक्वल टू 28 रुपीज़ 28, रिस्क फ्री रेट इक्वल टू 5%। अब ये कह रहा है ना कि आपको बाइनोमियल मॉडल का यूज़ करना है और जो कॉल ऑप्शन है उसका अभी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है स्पॉट पे, यानी उसकी जो कॉल ऑप्शन है उसकी आपको करंट वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है। और फिर आपको ये कहता है आगे कि जो स्ट्राइक प्राइस है, एक्स मतलब स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 28 रुपीज़ की है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% का है। अच्छा, इसमें ना एक और रिक्वायरमेंट दे रखी है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड ऑल्सो इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ द इम्प्लाइड रिस्कलेस हैज पोर्टफोलियो एट द वैल्यूएशन डेट। कह रहा है कि आपको ना अगर अपनी पोर्टफोलियो को अगर हैज करना है तो आपको आपका जो हैज रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, ये भी आपको निकालना है। तो चलो ये तो बाद की बात है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, जो कॉल ऑप्शन जो है उसकी हम क्या निकालेंगे, स्पॉट प्राइस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ जो कॉल ऑप्शन होता है उसको स्पॉट पे हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर देते हैं। तो फिर क्या निकल करके आ जाती है, तो फिर निकल करके आ जाती है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट स्पॉट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका मतलब सबसे पहले हमें निकालना होगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी मतलब कि 1 साल के पीरियड पे। तो 1 साल के पीरियड पे जो मार्केट प्राइस है वो क्या क्या होगी, वो या तो 36.3 होगी या फिर 29.7 होगी या फिर 24 होगी। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस हमें यहाँ पे दे रखा है 28 का, तो स्ट्राइक प्राइस कितना है 28 का। यानी आपके पास राइट है कि आप 1 साल बाद जो शेयर है उसको 28 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो एक बार बताओ, अगर मार्केट में जो शेयर है उसकी वैल्यू अगर 36.3 होगी तो क्या आप उसे 28 रुपये में परचेज करोगे, या बिल्कुल करेंगे, हमें तो फ़ायदा हो रहा है। तो हाँ, हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से हमें नेट गेन कितना का होगा, देखो 36.3 का शेयर है, 28 रुपये में हमने परचेज किया, मतलब हमें 8.3 का कितना क्या हो गया, नेट गेन हो गया। अच्छा, मान लो अगर जो शेयर की प्राइस है वो मार्केट में 29.7, तो क्या आप उसे 28 रुपीज़ में परचेज करोगे, बिल्कुल करेंगे, हमें तो फ़ायदा हो रहा है 1.7 का। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे और हमें नेट गेन कितना होगा, 1.7 का हो जाएगा। फिर अगर मार्केट में जो है इसकी प्राइस अगर 24.3 हो जाए तो क्या आप उसे 28 रुपये में परचेज करोगे, नहीं करेंगे यार। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू 2400 रुपया है तो हम इसको 28 रुपये दे करके क्यों परचेज करने जाएंगे। तो हम अपना जो ऑप्शन है, अपना जो राइट है, उसको हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो अब हमने किसी तरीके का कोई एक्सरसाइज जो है वो अपना राइट, किसी तरीके का कोई राइट एक्सरसाइज नहीं किया, तो हमें क्या कोई नेट गेन या लॉस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, यानी हमारा जो ये है ये नेट गेन है। अच्छा, अब देखो इसमें ना क्वेश्चन में किसी भी तरीके का आपको प्रीमियम नहीं बता रखा कि आपने जो कॉल ऑप्शन जो परचेज किया उसके बदले में आपने प्रीमियम कितना पे किया, ये आपको नहीं बता रखा है। इसका मतलब ये है कि आप किसी तरीके का प्रीमियम नहीं दे रहे हो, और अगर आप किसी तरीके का प्रीमियम नहीं दे रहे हो तो ये जो नेट गेन है यही आपका क्या है, फाइनल गेन है आपका। ठीक। अच्छा, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन हम निकालते हैं वैल्यू मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं, तब क्या निकल के आ जाता है, तब हमारी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकल कर के आ जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है यहाँ पे 3-3 मार्केट प्राइस है, यानी यहाँ पे अगर 3-3 मार्केट प्राइस है तो जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है वो एक नहीं आएगी, एक से ज़्यादा आ जाएगी।
ठीक है, क्योंकि हर बार जो मार्केट प्राइस है वो चेंज हो जाएगी। अब हर बार अगर मार्केट प्राइस अगर चेंज हो जाएगी तो हर बार हमारा जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है। अब देखो मार्केट प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, तो मार्केट प्राइस क्या है 36.3 और स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस 28 है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है, नेट गेन, यानी नेट गेन ही हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा जो नेट गेन है ना वही हमारा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मैच्योरिटी है। तो यानी इस तरीके से देखा जाए तो अगर 6 महीने बाद जो शेयर है उसकी प्राइस अगर 33 रुपीज़ हो जाती है, अगर 6 महीने बाद जो शेयर की प्राइस है अगर वो 33 रुपीज़ हो जाती है तो हमारे पास दो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होंगे, एक तो 8.3 होगा और एक 1.7 होगा। लेकिन हमें तो एक ही वैल्यू ऑफ ऑप्शन चाहिए, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन तो एक ही हो सकती है ना। तो लेकिन यहाँ पे दो दो आ रही है तो हम क्या करेंगे, इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से हम क्या करेंगे इनटू कर देंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें एक वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन मिल जाएगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे नहीं रखी है, इनकी प्रोबेबिलिटी ना हमें निकालनी पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी का तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, 1+r t माइनस डी यू माइनस डी। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आप क्या लोगे, तो देखो यहाँ पे जो प्राइस जो बता रखी है ना कि 6 महीने बाद इसकी प्राइस या तो 33 हो जाएगी या फिर 27 हो जाएगी, फिर अगले 6 महीने बाद इतनी हो सकती है ये, यानी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बता रखी है ना आपको वो 6 महीने बाद की बता रखी है। सॉरी, प्रोबेबिलिटी नहीं, जो प्राइस आपको बता रखी है वो 6 महीने बाद की बता रखी है। तो प्रोबेबिलिटी भी तो 6 महीने बाद की निकलेगी ना कि 33 होने के प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 27 होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो प्रोबेबिलिटी का पीरियड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का पीरियड 6 महीना होगा, यानी टाइम कितना होगा 6/12, 6 मंथ बाई 12 मंथ। अच्छा, डी और म्यू जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता रखा है कि किस तरीके से निकालते हैं। डी का वैसे मैं आपको दोबारा एक बार ओरली बता देता हूँ। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट बाय स्पॉट और म्यू का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट बाय स्पॉट। तो और ये हमको जो डी और म्यू है ना ये हर नोड पे कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए नोड मतलब जहाँ से ब्रांचेस निकलती है उसे नोड कहते हैं। अब ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, लेकिन ये नोड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोई किसी तरीके की कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही है और डी और म्यू हमेशा हर नोड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मैं इस नोड पे डी और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब हुआ लोअर लिमिट बाय स्पॉट। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, या तो 33 हो सकती है प्राइस या फिर 27 हो सकती है, यानी लोअर लिमिट क्या होगी 27। तो 27 बाई स्पॉट कितना हुआ, अभी करंट स्पॉट रेट क्या चल रहा है 30, तो 27/30 यानी 0.9। और म्यू की वैल्यू क्या है, अपर लिमिट बाय स्पॉट, अपर लिमिट कितना है 33, तो 33 बाई स्पॉट कितना है 30, 33/30 करोगे तो आपका म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका म्यू का वैल्यू 1.1 आ जाएगा। इसी तरीके से इस नोड के लिए भी, इस नोड के लिए भी आप डी और म्यू को जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो देखोगे आपका डी हर नोड पे 0.9 आ रहा है और म्यू हर नोड पे आपका 1.1 ही आ रहा है। ठीक, अब इस यहाँ पे क्या करना है, इस यहाँ पे आपको पता करना है कि 36.3 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए, सिर्फ प्राइस के इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी हमें बताता है। तो प्राइस कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, 36.3 पे प्राइस इंक्रीज हो रही है या फिर 29.7 पे इंक्रीज हो रही है। प्राइस तो 36.3 पे इंक्रीज हो रही है, यानी 36.3 होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो अच्छा, इस नोड पे जो डी और म्यू क्या है, ये डी 0.9 है और म्यू 1.1 है। तो इस फॉर्मूले को जब आप लगाओगे, सॉल्व करोगे तो आपकी जो इस नोड पे जो प्रोबेबिलिटी है इंक्रीज होने की वो कितनी आ जाएगी 62.35, यानी 36.3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 62.35% आ गई। अब इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी अगर 62.35 है तो डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100 माइनस 62.35, तो यानी 37.65 आ गई। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली प्राइस इंक्रीज होने की और प्राइस के डिक्रीज होने की। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन भी है, तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन को उनकी प्रोबेबिलिटी से हम इंटू कर देंगे। अच्छा, तो आपको लगेगा ये तो सर प्राइस के इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी है, ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, जब 36.3 की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो 36.3 होगा तभी तो नेट गेन हमारा 8.3 आएगा। नेट गेन मतलब कि वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी जब 36.3 आएगा तभी तो हमारा 8.3 आएगा। यानी अगर 36.3 होने की प्रोबेबिलिटी अगर 62.35% है, यानी नेट गेन 8.3 है उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 62.35, यानी जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ रही है 8.3, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 62.35%।
ठीक है। तो दो दो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गई, एक तो 8.3 की है प्रोबेबिलिटी कितनी 62.35 और दूसरी 1.7 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 37.65। अब आप क्या क्या करो, इन दोनों को इनकी प्रोबेबिलिटी से इंटू करके प्लस कर दो, तो आपका वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना आ जाएगा, जो सिंगल वैल्यू ऑफ, अभी तो यहाँ पे दो दो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ रहे थे, आपको सिंगल चाहिए तो आपने इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से इंटू किया और प्लस कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 5.82। इसी तरीके से आपने क्या करना है 27, अगर प्राइस 27 होती है तो वहाँ पे भी आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जैसे हमने अभी ऊपर का निकाला उस तरीके से आप नीचे का निकाल लेना, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 1.06 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट मेच्योरिटी हमने निकाला है, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एट स्पॉट, मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है और हमने यहाँ की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो पहले तो हम एक पीरियड पीछे जाएंगे, ये कितना पीरियड है, कितना पीरियड हमें पीछे जाना पड़ेगा, हमें 2 पीरियड पीछे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 पीरियड पीछे जाएंगे, यानी 6 महीने पहले की इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू तो पता है आपको कैसे निकालते हैं, 1 प्लस आर इंटू टू टी, आर कितना है, आर यहाँ पे 5% दे रखा है, तो इसको 5.82 ये जो आया 5.82 ये जो आया इसको आप डिवाइड कर दो, किसे डिवाइड कर दो 1 प्लस 5% इंटू 6/12, तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो मैंने यहाँ पे कर लिया है और मेरा आंसर 5.68 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आ रहा है ना 1.06, यहाँ पे जो नीले से जो मैंने लिखा हुआ 1.06, अच्छा ये जो लाल वाला है ना ये ऊपर वाले नोड के लिए है और जो नीला वाला है ये नीचे वाले नोड के लिए है। तो 1.06 को भी मैंने क्या किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो मेरा आंसर आ गया 1.03 आ गया। अब मुझे एक पीरियड और पीछे जाना है, लेकिन वेट, एक पीरियड और पीछे जाना तो है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आई है उसको हमें उनकी प्रोबेबिलिटी से जो है इंटू के प्लस करना पड़ेगा। तो देख तो ले हम कि 33 होने की, अभी तो यहाँ पे हमने देखा 36.3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी और 29.7 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, लेकिन अब हम एक पीरियड पीछे आ गए हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज भी तो हो सकती है। तो हम देखेंगे कि 33 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 27 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो यहाँ पे भी डी और म्यू सेम है, यानी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज आपकी कितनी आएगी, वही आपकी 62.35% ही आएगी। यानी यहाँ पे भी कितने आई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी 33 रुपीज़ होने की प्रोबेबिलिटी आई आपकी 62.35%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कितनी होगी, इसको 100 में से माइनस कर दो, यानी 100% माइनस 62.35%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज यानी 27 रुपीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 37.65% आ जाएगी। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गई और आपने प्रेजेंट वैल्यू या ये यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी पे जो आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी जो आपने निकाली थी उसकी आपने ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आपको पता चल गया है। अब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन भी दो है आपके पास और उनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, तो क्या करो इसको क्या करो आप इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो। तो आपने क्या करना है, इनको इनकी प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है और यहाँ एट स्पॉट पे लाने के लिए वैल्यू एट स्पॉट पे लाने के लिए क्या करना है, आपने इसको 6 महीने और 6 पीछे करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे और 6 महीने करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 3.84, यानी जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है ना CAB लिमिटेड का एट स्पॉट में वो कितना आ रहा है 3.84 आ रहा है। ठीक, यानी हमने जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो हमने कंप्लीट कर दी। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे कह रहा है कि आपने पोर्टफोलियो को हैज करना है और हैज करने के लिए आपने उसकी हैज रेशियो हमें बतानी है। अच्छा देखो, जो हैज रेशियो है ना वो हम बाइनोमियल ट्री मेथड में हम इस तरीके से निकालते हैं, CU माइनस CD SU माइनस SD। अब आप बोलोगे सर ये CU CD SU SD क्या है, SU मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस है अपर लिमिट पे प्राइस कितनी होगी और D मतलब लोअर लिमिट पे यानी डाउन पे प्राइस कितनी होगी। तो मेरे को बताओ कि SU में प्राइस कितनी है। तो देखो हम ना ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ये जो इमिडिएटली जो अगला पीरियड होता है ना, इमिडिएटली जो नेक्स्ट पीरियड होता है उस पर लगाते हैं। तो स्पॉट के बाद जो नेक्स्ट पीरियड कौन सा है, ये वाला पीरियड है, ये नेक्स्ट पीरियड है, इस पे लगेगा ये फॉर्मूला। तो ये लगाओ SU कितना हुआ, SU हमारा हो गया अपर लिमिट कितनी हुआ 33 और SD कितना हुआ, SD हो गया 27 और CU मतलब कि अगर आप अपर लिमिट आपकी होती है तो आपको कितना फ़ायदा होता है और अगर SD होता है यानी लोअर लिमिट होती है तब आपको कितना नेट पे ऑफ मिलेगा। तो देखो अगर अपर लिमिट होती है ना, तो अगर अपर लिमिट होती है तो हमें फ़ायदा कितना होगा हमें फ़ायदा 8.3 का हो गया। अगर लोअर लिमिट यानी प्राइस 27 हो जाती है तो हमें फ़ायदा कितना का होगा, हमें फ़ायदा होगा
7 का, हमें कितना फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा 1.7 का होगा। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने वही कर रखा है। एक मिनट, गलत, एक्चुअली मैंने ना आपको गलत बता दिया। सी यू और सी डी का वैल्यू मैंने आपको गलत बता दिया। जो सी यू होता है इसका मतलब होता है कि जो अपर लिमिट जो है उसमें वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या आ रही है, और सी डी मतलब जो होता है जो लोअर लिमिट है उसमें वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या आ रही है। तो एस यू एस डी तो आपको पता है 33 माइनस 27 हो जाएगा, और 33 पे जो यानी जो अपर लिमिट है उस पे वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन क्या आ रही है। तो हमने देखो यहाँ पे निकाला ना, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितनी आ रही है 5.68। और सी डी यानी जो डाउन जो लोअर लिमिट है उसके ऊपर उस पे जो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आ रही है वो कितने की आ रही है। तो सी डी है 27, उस पर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितनी आ रही है 1.03 की आ रही है। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर 5/6 आ रहा है, या फिर 0.775। यानी अगर आपको अपना जो रिस्क है वो हैच करना है तो आपको एक शेयर के बदले में 0.775 जो शेयर हैं वो क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे। या फिर इनमें 0.775 में आपको पोजीशन जो भी है सेल की या लॉन्ग की, वो आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये वाला सवाल भी अपना हो गया है। इसमें 2 रिक्वायरमेंट थी, हमने दोनों रिक्वायरमेंट बता दी है। अच्छा, इस फॉर्मूले को ना याद रखना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको एक जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके एक चैप्टर है उसमें भी आपको ये वाला फॉर्मूला काम आएगा।